आपका आज वीडियो स्वागत है। और भाई एक वीडियो जो हमें सजेस्ट की गई है वो हम आज आपके साथ हमेशा की तरह देखने जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो का टॉपिक काफी डिफरेंट है हमारे लिए। टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है ट्रूथ ऑफ कारगिल वॉर बाय पाकिस्तानी पीपल। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। सब्सक्राइब में ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पाकिस्तानी दर्शक अपने कमेंट्स में लगातार लिख रहे हैं कि 71 की जंग को छोड़ दें तो पाकिस्तान ने हर जंग में भारत को शिकस्त दी है, हराया है। तो दोस्तों, आज इन पाकिस्तानी दर्शकों की बोलती बंद करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हिंदुस्तान का एक भी शख्स इन चारों जंगों के बारे में नहीं बोलेगा, बल्कि खुद पाकिस्तानी अपनी पोल खोलेंगे। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी सरकार, उनकी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी पत्रकार बताएंगे कि भारत से हुई 4 जंगों का नतीजा क्या रहा है। अगर पाकिस्तान के मेरे दर्शक सबूतों के साथ बने इस वीडियो को भी नहीं मानेंगे तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, सच को मानना ही नहीं चाहते। तो सीरीज़ के पहले वीडियो में बात करगिल जंग की। इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहाँ पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आकर आपको ले जाएंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन किसी ने नहीं ले गया सर। 3 दिन के बाद फिर अटैक हो गया, पोस्ट कब्जा हो गया सर। दूसरा दिन फिर एक इंडियन फौजी आ गया सर, करीब आ गया तो मैंने उसको बताया, भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मार रहा है। पाकिस्तानी फौजी हुनर शेर ही नहीं, कई और जवान जिन्हें भारत की सेना ने पकड़ा, उन्होंने यही बातें कही। ये सब करगिल जंग की जंग में युद्धबंदी थे। पाकिस्तान की फौज ने इन्हें लड़ने तो भेजा था, लेकिन जंग में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। अब सर नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया। नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। अगर अच्छा होता तो 3 दिन तक एक जख्मी कैसे नहीं ले जा सकते। जो लड़ाई करना जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी कितनी अनप्रोफेशनल है इसका अंदाज़ा आपको करगिल जंग के इन POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर की बातों से हो गया होगा। भारत ने इन सभी जवानों का इलाज कर वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। इस सबूत को देखने के बाद पाकिस्तानी दर्शक कहेंगे कि जबरन बयान लिया गया होगा, लेकिन दोस्तों सच ये है कि पाकिस्तानी फौज के इन जवानों ने अपनी ही फौज की पोल खोल दी। अगर ये सबूत भी नहीं मानते हैं आप, तो मेरे पास आज सबूतों की लंबी फहरिस्त है। जो झूठी बात करगिल जंग के बारे में आपके दिमाग में भरी गई है ना, आज उनको हटाने का वक्त है। पहले आपको सुनाते हैं आपके ही पाकिस्तानी सरकार, फौज और पत्रकारों की जुबानी कि करगिल में हुआ क्या था। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड अजम्पशंस थी। अगर आप कहें ना कि एक चीज़ क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बूफर गन्स इंडियंस ले आए थे। वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे, और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बूफर गन्स जो थी उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के परख्चे उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था, इंडियन जो एयरफोर्स थी वो दे वर पाउंडिंग एंड पाउंडिंग। इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज भी रिकैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त
हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी और लोगों हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन, टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। तो जमीन से बोफोर्स तोपों और आसमान से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फौज का हाल बेहाल कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। न बचने का रास्ता था, न भाग निकलने का। गोलियां नहीं थी, गोला बारूद नहीं थे, राशन नहीं था। पाकिस्तानी फौज भूखों मर रही थी। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान भूखे पेट भी लड़ने को तैयार थे। उनकी तारीफ तो बनती है, क्योंकि वायरलेस पर वो रोटी नहीं, गोली मांग रहे थे। वाकई फिर एक मरहला ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन आप सलाम करें उनकी बहादुरी को कि जब उन्हें कोई मौका मिलता था तो वो खाने को नहीं मांगते थे, वो एमुनिशन मांगते थे। हाँ, ये आपने लिखा है इसमें कि आप हमें एमुनिशन दें। सिंध रेजिमेंट के 2 जवान थे, तो आपने लिखा है कि 2 जवान जो 2 दिन लड़ते रहे, उनका एमुनिशन खत्म हो गया था और 2 दिन के बाद जब उनको कमक पहुंची तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं चाहिए, हमें गोलियां दो, गोलियां दो। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, इन सबूतों पर यकीन कर रहे हैं ना? दिल तो जल रहा होगा, दर्द हो रहा होगा अपनी नकारा फौज की पोल खुलते हुए देखकर। जनाब, अभी तो जो सबूत मैंने पेश किए हैं वो कुछ नहीं है। आगे तो ऐसी ऐसी बातें आपके ही पाकिस्तानी कहने वाले हैं जिनसे आपकी आर्मी की दिमागी हालत का पता चलने वाला है। अभी तो आप ये सुनिए कि करगिल में आपकी फ़ौज को अपने कितने जवानों से हाथ धोना पड़ा। और जब वो आए तो हाँ कैजुअलिटीज़ हुई हैं बहुत। नंबर्स का नहीं पता चलता, कोई कहते 300, कोई कहते 2000, ये नंबर्स का नहीं, 2000 तो हो ही नहीं सकते, इतने तो गए भी नहीं थे। लेकिन शहीद हमारे ये फ़ौज की अपने लोगों से मैं बात करूं, वो कहते हैं कि शायद ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतने नहीं शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। कह रहे हैं सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज, नहीं 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से जायद? 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं उससे मिल सकी। पाकिस्तानी जवानों के मरने से याद आया, पाकिस्तानी फौज अपने आप को प्रोफेशनल कहती है ना। मेरे पाकिस्तानी दर्शकों को भी अपनी सेना पर बड़ा गुरूर है, होना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों अंधा गुरूर नहीं होना चाहिए। जनाब, आपकी आर्मी ने तो अपने ही जवानों की लाशों को लेने से मना कर दिया। प्रोफेशनल होना क्या होता है उन्हें भारत की सेना से सीखना चाहिए। दुश्मन सैनिकों की लाशों का भी भारतीय आर्मी ने सम्मान किया, उन्हें पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया। सेना चाहती तो पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें वैसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जनाब, ये होता है प्रोफेशनल आर्मी का होना, जो कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं से भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की जब किरकिरी हुई, जब उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो आखिरकार उसे मानना पड़ा कि उसके सैनिक करगिल जंग में शामिल थे। ये वीडियो एक और सबूत है भारत की सेना के प्रोफेशनल होने का। हाथों में सफ़ेद झंडा लिए जो ये जवान दिख रहे हैं ना आपको, वो आपकी ही सेना के जवान हैं। ये अपने मारे गए साथियों के शव लेने आए थे। भारत की सेना ने पूरा सम्मान किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों ने भी सैल्यूट किया। ये है हिंद की सेना। लेकिन पाकिस्तान की सेना कैसी है, इसका एक और सबूत देते हैं। पाकिस्तानी सेना की मेंटल ग्रोथ हुई ही नहीं। वो कोई ऑपरेशन ढंग से प्लान ही नहीं कर सकते। उनका दिमाग इतना तेज ही नहीं है कि बड़ा ऑपरेशन तो छोड़िए, छोटा ऑपरेशन भी प्लान कर पाए। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी सेना के अफसर और पाकिस्तान की सरकार में रहे लोग कह रहे हैं। फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था। फिर आर्म फोर्सेस जिसके 3 शाखें, बर्री, बहरी और फिजाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले को तो मालूम ही नहीं था। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था, और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। तो बर्फ़ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा, और जिन लोगों को भेजा था उनको ये भी बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहाँ जा रहे हैं, व्हाट आर दी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। शाहिद लतीफ़ साहब के
कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखें जी, मैं समझता हूँ ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पाँव है। कहीं पे भी बेसिक एजुकेशन से लेके मिलिट्री वॉरफेयर में टू द हाईएस्ट, जो आप एनडीसी वगैरह में भी पढ़ाते हैं ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में, आप जब तक अपनी वॉर प्लान को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इंटायरिटी में नहीं देखते, आप वॉर के अंदर जा ही नहीं सकते, ऑपरेशंस लॉन्च कर ही नहीं सकते। ये कैसा ऑपरेशन है कि जिसके अंदर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉरली तो वो हाई ग्राउंड्स पे थे ना। आपने एलओसी क्रॉस की, आपने जाके उन पे अटैक कर दिया। क्या हम तारीख से सबक नहीं सीखते? तारीख से सबक नहीं सीखते, और दूसरी एक चीज़ बहुत आया हो जाती है इससे कि हमारी जो मिलिट्री तालीम है, यानी मिलिट्री एजुकेशन, इसमें कोई एक कोताही भी है। इसका मतलब ये है कि जो हायर लीडरशिप है वो कम से कम ये लोगों में जिन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं उसमें बहुत ही कोताही जाहिर होती है और आया होती है। तो इसका मतलब ये है कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो ये अपनी सोच है इनकी, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो इनका फ़र्ज़ बनता था वो इनमें है ही नहीं और ये सोच ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना कि मैं सबूतों के साथ बात करूंगा। सुन लिया ना आपने, पाकिस्तानियों की ही ज़ुबानी अपनी नकारा फ़ौज की कहानी। भारत की आर्मी के सामने पाकिस्तान की आर्मी कहीं नहीं ठहरती जनाब। अभी तो सिर्फ एक जंग की बात की है, अभी तो 3 की बात करनी बाकी है, उन पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। आज तो सिर्फ करगिल जंग पर आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ। और आप लोग जो चीन को अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझते हैं ना, उसने करगिल जंग के दौरान क्या किया था, ज़रा वो भी सुन लीजिए। तो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि दे डिड नॉट रियलाइज कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इनका ख्याल था वो नहीं करेगा वैसे, उन्होंने वैसे किया। और इनका ये ख्याल था कि कश्मीर के अंदर भी कुछ उभरेगा, कुछ होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरा ये था, इनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर इनके साथ थ्रू आउट जाएगा। एक स्टेज ऐसी आई कि नवाज शरीफ के ऊपर इतना प्रेशर आया फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रॉम ब्रिटेन कि मियाँ साहब ने कहा हम तो ये फंस गए हैं यहाँ, तो ये निकालें यहाँ से, नहीं तो हमें तो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे और हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। और चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने कुछ नहीं किया। समझ नहीं आया? मैं आपको समझाता हूँ। तब के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीन में थे। वहाँ से उन्होंने अपने तब के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज़ को एक सीक्रेट कॉल की। उसमें करगिल को लेकर क्या बातचीत हुई वो सारी जानकारी भारत को मिल गई। इस टेप को भारत ने 1999 में ही आपके पीएम नवाज शरीफ को सौंपा था। अब आप सोचिए कि प्लानिंग के लेवल पर आपके आर्मी चीफ ने कितनी बड़ी मूर्खता की है, और ये हुआ कैसे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, आप चाइना में हैं, एक होटल रूम में आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो जाहिर है यार वो तो चाइनीज इंटेलिजेंस, नेचुरली वो चाइनीज ही होंगे। अमेरिकन तो डिएगो गार्सिया में बैठ के इंडियन ओशन में बैठ के इतना तो नहीं कर सकते। तो या अमेरिकन थे या चाइनीज थे, बट अगर चाइनीज थे तो उन्होंने डर गए। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया। नहीं, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने फिर अमेरिकनों को बताया, क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट बता नहीं सकते थे, प्रॉब्लम हो जाता। अब अमेरिकनों ने इनको बताया, फिर जाके ये मसला जाके ना, तो फिर दुनिया को पता चला हो क्या रहा है। करगिल में जब पाकिस्तानी सेना बुरी तरह फंस गई तो वो घबरा गई। उन्हें लगा कि अब तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। इस डर के मारे आपके जनरल परवेज़ मुशर्रफ हाथ जोड़ते हुए नवाज शरीफ के पास पहुंचे कि भाई कोई रास्ता निकालिए। रास्ता एक ही था, अमेरिका के पैरों में जाकर गिर पड़ना, और हुआ भी वही। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका, और वहाँ से अमेरिकन को माफ़ी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फ़ौज को पिस्पाई होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज़ मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहाँ पिस्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहाँ तो तुलोलंग भी गिर गया। उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा, तो तुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड, नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला, बहुत दोगला और झूठा। तो फिर मियाँ साहब ने क्लिंटन के साथ रब्ता किया और क्लिंटन को मिलने गए, और वहां जो हुआ वो फिर स्टोप टैबलेट साहब हैं जिन्होंने पूरी किताब, एक चैप्टर पूरा लिखा है, क्योंकि वो नोट्स ले रहे थे। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियाँ साहब ने, बेसिकली मियाँ साहब ने जाके कहा हमें यहाँ से निकालें। उन्होंने कहा निकालेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करें, ये करें, ऐसा कुछ नहीं, आप निकलेंगे। उन्होंने कहा जी उसको सीज फायर करें, सीज फायर भी नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निकलेंगे नहीं।
तो मतलब इट वॉज वो जुलाई 4 उनकी छुट्टी का दिन, और वहां वो जबरदस्ती मियां साहब पहुंचे, डेस्परेट। उनका आना ही इस स्टेज पे ऐसे लगता था आउट ऑफ फियर डिफीट। तो मतलब बुरे हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त, सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली भी। और देन वी हैड टू विड्रॉ, और विड्रॉल में भी वो शेलिंग करते रहे। सबसे मतलब इट वॉज अ टेरेबल सिचुएशन इन जुलाई, बहुत बुरी जुलाई के जो हाल हुआ हमारा, इट वॉज टेरेबल बिकॉज वी वर विदाउट कवर एंड वी वर विड्रॉइंग। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, ये जो आप कहते रहते हैं ना कि करगिल जंग में पाकिस्तान अमेरिका के पास नहीं गया, नवाज शरीफ जंग ख़त्म करवाने के लिए बिल क्लिंटन के पैरों पर नहीं गिरे, तो दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबूत आपको मैंने दे दिया। करगिल जंग हारने का नतीजा पाकिस्तान को सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं भुगतना पड़ा, दुनिया भर में क्या हाल हुआ ये भी पाकिस्तानियों की ही जुबानी सुन लीजिए। कारगिल का ये था कि इट वाज अ सेटबैक इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक हवाले से, एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एक कश्मीर के हवाले से, और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया। कारगिल ऑपरेशन का मकसद क्या था? कश्मीर आजाद करवाना या सियाचिन वापस लेना? मकसद क्या था? मुशर्रफ साहब ने जो मकसद ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग 2 एटमी रियासतों में फैल सकती है, और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाए। तो क्या तो इस तरह से एक्चुअली कारगिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान बहुत बड़ा नुकसान। ये कभी बात आपने मुशर्रफ साहब के मुंह पे उन्हें कही थी? वाजपेयी चल के आए थे पाकिस्तान, बस में बैठ के पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क के बहुत एक इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड प्राउड मैनर हमने रिसीव किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। और वो बात करने आए थे और बात चल रही थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को तो मिन्नतें करनी पड़ी। जनरल मुशर्रफ हैड टू वॉक ऑन हिज नीज एंड गो टू द इंडियंस एंड कीप सेइंग कि जी बात करें हमारे से। फाइनल जो उन्होंने जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, दैट वाज वेरी गुड, और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया। 1971 में इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया था, हम अग्रेसर हमें डिक्लेयर हो गए थे, याद है आपको? और अभी भी वही हुआ, और हम हमेशा हम आइसोलेट हो जाते हैं, और हमें इंडिया जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बेहतर है, हमारी नहीं है, सीधी सी बात। वी गेट पिप्ड। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था, एक भी हिंदुस्तानी को बतौर सबूत पेश नहीं किया मैंने। पाकिस्तानियों की जुबानी करगिल जंग की हकीकत आपके सामने रखी। किस तरह पाकिस्तानी फौज ने एक बेहद बुरा और निचले दर्जे का मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया, किस तरह उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी, और किस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान आर्मी की तथाकथित काबिलियत के बारे में पता चला उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट में 4 जंगों के बारे में लिखा है कि 71 को छोड़ पाकिस्तान कभी नहीं हारा। तो भाइयों, करगिल का सच आपके सामने ला दिया मैंने। बाकी जंगों में क्या हुआ था वो भी लाऊंगा। वैसे मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तानी दर्शकों को मिर्ची लगेगी, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। सच को स्वीकार करें, कम से कम हमारी नहीं तो अपने लोगों की बातों पर भरोसा करें। आपके दिमाग में जो झूठ भरा जाता है ना, उसे हटाएं। जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। भारत आपसे कभी जंग नहीं चाहता, यकीन मानिए। लेकिन अगर आप हमले करेंगे, अगर आप आतंकी कार्रवाई करेंगे, तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। और नतीजा यही होगा जो करगिल में हुआ, जो बाकी की 3 जंगों में हुआ, और जो अभी घुसपैठ कराने के समय हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार। भाई, कारगिल के वॉर के बारे में जब भी डिस्कशन की जाती है तो आप जो है जो डॉक्यूमेंट्स है जितने, वो अगर आप उठाकर देखते हैं, या आप जो है जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पर्सनैलिटीज़ हैं, जब भी आप उनकी बात सुनते हैं तो एक चीज़ जो है जो आपको क्लियर होती है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कि कारगिल वॉर की सूरत में जो है पाकिस्तान ने जो है किया। और उसके बाद यानी कि अगर देखा जाए उससे पहले भी तो क्या नाम लेते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद चलकर यानी कि बस में बैठकर लाहौर आए। लाहौर आकर उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, एक पीस ट्रीटी आप कह लें एक तरह की, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में साइन हुई। और उसके बाद जो है आपको ये चीज़ देखने को मिले, हालांकि मैंने सुना भी था इवन के बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ है कि उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ, वो उसके बाद इंडिया भी गए, आगरा भी उन्होंने विजिट किया था, और क्या नाम लेते हैं कोशिश उन्होंने काफ़ी की कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी जो कि कारगिल से पहले आपको देखने को मिली थी। मेरा ख्याल है हो
हो भी नहीं सकती, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी की पीठ पीछे छुरा घोंपोगे तो वो कभी आप पर उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने विजिट किया और उसके कुछ दिन बाद ऐसा हो जाए तो इंसान वाकई में वो कहते हैं ना फिर मतलब आपको टाइम लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में भी, उन पर ट्रस्ट करने में भी। तो अगर वैसे मैं देखूं आज की जो वीडियो थी, मुझे सबसे बड़ी कंप्लेन ना ये होती है कि जब लोग ऑन ड्यूटी होते हैं तब वो लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचाते, लेकिन जैसे ही वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर वो सारा सच जो है वो लोगों के सामने लेकर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर वो भी उस जो एक हम कहेंगे कि गलत स्टेप लिए गए या जो एक प्लानिंग थी उसमें वो लोग भी भागीदार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पर लोगों को अवेयर नहीं किया। मैं मानती हूँ हर चीज़ जो है वो पब्लिकली आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं एक दो लोगों की अना की वजह से हमारी कंट्री को किस साइड पर लेकर जा सकती हैं। बीच में जो जितने भी फौजी दिखाए गए जो कि शहीद हो चुके थे और दिखाया भी गया कि उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो दफनाई जा रही थी। लिटरली मुझे बहुत दुख हो रहा था उस टाइम पर, क्योंकि मैंने इससे पहले मतलब इस वीडियो से पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं। एक मैंने BBC की आई थिंक वीडियो देखी थी जिसमें जो पाकिस्तानी महिलाएं थी, मतलब कि जो कि माँ थी फौजियों की, उनकी जो वीडियो है वो सामने आई थी और लिटरली आपको रोना आता है, क्योंकि उनकी जुबानी भी ये बात सुनने को बिल्कुल मिली थी कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो ये लोग क्लेम नहीं कर रहे थे और उनको वापस नहीं लाया जा रहा था, जबकि इंडिया वाली साइड से ये बार बार कहा जा रहा था कि आप अपने फौजियों के जो डेड बॉडीज़ हैं वो ले लें। सो आपको कितनी तकलीफ होती है। मतलब मैंने देखा है कि वो माएँ आज के टाइम में जिंदा लाश हैं, उनमें आपको उनके चेहरे पर कोई भी आपको इमोशन नज़र नहीं आता। जो लेटर्स उनको लास्ट टाइम पर उनके बच्चों ने लिखे थे वो पढ़ पढ़ के शायद वो अपना टाइम जो है वो गुजार रही हैं। तो अभी मैं ये बात सोचती हूँ कि कुछ लोगों की ईगो की वजह से इतने सारे लोगों को जो है वो खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है, इतने सारे घरों को जो है वो इस तरह के हालात देखने पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग तो जाकर वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे होते, ये लोग तो सिर्फ ऑर्डर दे रहे होते हैं। खैर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से वीडियो में दिखाया भी गया कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं या फिर जितने भी एक्स आर्मी ऑफिसर थे उन लोगों ने जिस तरीके से जो बातें बताई, और इनफैक्ट बीच में आई थिंक किसी ने बुक भी लिखी थी। तो एक बात मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तान में वैसे ही एक कल्चर बहुत कम है कि लोग जो है ना वो किताबें पढ़ते हैं। मतलब मैं आम लोगों की बात करूँ और जो पढ़ते हैं और जैसे ये लोग सामने भी आते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत मैं कहूँगी कि कॉमन सी बात है कि आप किसी पर गद्दारी का आराम से टैग लगा सकते हैं। अगर कोई सच्चाई भी बोलने की कोशिश करे, चाहे वो हालात जो है वो गुजर जाएं, उनके बाद बोलकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। बट यहाँ पर मैंने लोगों का एक माइंडसेट यही देखा है कि लोग जो हैं वो उस पर बड़ा इजीली एक टैग लगा देंगे कि भाई ये गद्दार हो गया है। सो मुझे लगता है कि लोगों को जो है वो समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी कि लोगों को शदीद तरीन ज़रूरत है यहाँ पर पाकिस्तानियों को कि वो पढ़ाई के साथ अपना नाता जो है वो जोड़ें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े लिखेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यार उसके साथ साथ जो है ना हिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद उस तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उस तरह समझ नहीं पाए जिस तरह जो है उन्हें पहले से तोड़ मरोड़ के बता दी गई हुई हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें तो एक ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है कि भाई हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो नहीं पढ़ाई जाती। बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों का उसमें रद्दोबदल किया जाता है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर डॉक्यूमेंट हर चीज़ आपको जो है सोशल मीडिया पर जो है वो मिल जाती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि भाई क्या नाम लेते हैं हम जो है ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सारी जंगें जीता, ये बिल्कुल सच नहीं है। हालांकि ये बताया हमें जो है वो जाता है, किताबों में बताया जाता है और जो है टीवी पे भी दिखाया जाता है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे फिगर्स देखते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको रियलाइज़ होता है कि भाई फिगर्स जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं और आपको बुक्स में जो है वो कुछ और बताया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तानी को, ठीक है, अगर क्या नाम लेते हैं आपसे ब्लंडर्स हुए
हुए हैं, आपसे मिस्टेक्स हुए हैं, आपको उनको एडमिट करके बजाय इसके कि आप उस पर पर्दा डालें, आपको एक बेटर फ्यूचर के लिए जो है वो सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो है हम चीज़ों को किस तरह जो है बेहतर कर सकते हैं। जो हम एक कह लें जो हम एक ट्रेडिशनल चीज़ों में पड़े हुए हैं ना, उन चीज़ों से जो है ना हमें निकलने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेल मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में लोग जो है ना वो रोबोट्स हैं। ऑनेस्टली बोलूँ, इतने टाइम से जिस तरीके से उनके प्रोग्राम किया गया है उनके माइंड को, उसी तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। अभी जैसे हम लोग बात करें मतलब डिफरेंट जो वॉर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, उनके दिमाग में ऐसी ही चीज़ें फीड कर दी गई हैं कि भाई हम लोग जीते हैं, हम लोगों को की फतह हुई है, लेकिन रियलिटी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अब जब रियल लाइफ में उनको, अभी जैसे कि सोशल मीडिया का टाइम आ चुका हुआ है, तो लोगों के सामने जब वो रियलिटी आती है तो वो कहते हैं ना एक शॉक लगता है, उनको शॉक लगता है और वो इस स्थिति में नहीं होते कि वो क्या समझ पाए इन चीज़ों को। सो बहुत सारे लोग उनको मैनिपुलेट भी इजीली कर लेते हैं। मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं ये कहूँगी कि जब हम डायरेक्टली लोगों के साथ बात करते हैं, डिस्कशन होती है और हम उनके साथ ये बात करते हैं, तो मैं हमेशा ये चीज़ नोट करती हूँ कि एक मोमेंट के लिए तो वो खामोश हो जाते हैं कि ये हमें बताया क्या जा रहा है, क्योंकि उनको जो बताया गया था वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। सो ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है। बट हम लोग क्योंकि वीडियोस देख देख कर हम लोगों को, आप एक यूज्ड टू हो जाते हो, आपको सच्चाई का जो सामना है वो करना आ जाता है। और मुझे लगता है जब आप सच्चाई का सामना करना शुरू हो जाते हो ना, तो चीज़ें बहुत ईजी होना शुरू हो जाती हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी लोगों को अपनी पूरी पुरानी हिस्ट्री, जो जहाँ तक अभी तक वो समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो कि अभी तक नहीं है, उसमें जो भी उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं या जो भी मिलिट्री है उसकी तरफ से जो चीज़ें हुई हैं, उनको वो चीज़ें देखनी भी चाहिए और एक डीप एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। भाई आज का टाइम वॉर का टाइम ही है और आज पाकिस्तान जिस डगर पे खड़ा हुआ है उस पर मुझे लगता है कि यही चीज़ें हैं जो कि असर अंदाज की हैं एक लंबे अरसे से, क्योंकि हर चीज़ का असर काफ़ी टाइम के बाद आपको नज़र आता है और उसका असर काफ़ी देर तक रहता है। आज इंडिया और पाकिस्तान कहाँ पर खड़े हैं ये आपको नज़र आता है। आज ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप देखते हो, वॉर्स के बारे में देखते हो, तो इंडिया के पास प्रूव्स हैं उनके पास कि किस किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को हराया है डिफरेंट जंगों में। और इनफैक्ट अगर 1971 की वॉर की भी बात करें तो इंडिया जो है वो ओपनली इस चीज़ को बोलता है। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि देखें, जहां पर आपके दिल में चोर नहीं होता ना, वहां पर लोग जो है ना वो ओपनली चीजें लोगों के सामने रखते हैं, और जहां पर आपके दिल में चोर है वहां पर आप लोगों से चीजें छुपाते हैं। सो हम लोगों से चीजें जो छुपाई गई हैं, लोगों को अब ये सोचना होगा कि भाई ये जो जितने भी अभी एंकर्स बात कर रहे हैं, ये क्यों इतनी पब्लिकली आम चीजें क्यों नहीं होती। मतलब हालांकि मैं ये देख रही थी कि जितने भी क्लिप्स है, एक आई थिंक BBC का था जो वहां पर लिखा भी हुआ था, बाकी जितने भी क्लिप्स है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोग्राम से, टॉक शो से, लेकिन उसके बावजूद आम लोगों को इसके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि मैं ये बात सोच रही थी, चाहे हम नजम सेठी सर के बारे में बात कर लें, चाहे हम लोग हामिद मीर सर के बारे में बात कर लें, मतलब मैं ये बात सोच रही थी कि लोग ऑलमोस्ट डेली टॉक शोज देखते हैं, लेकिन इन चीजों के बारे में बात क्यों नहीं करते? वो क्या ऐसी चीज है जो लोगों को इस साइड पर नहीं आने देती या उनकी सोच को इस साइड पर डाइवर्ट नहीं करती? तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बाकी सोचने की जरूरत है। बाकी मैं दुआ करती हूँ कि भाई आने वाले टाइम में कभी भी कहीं पर भी जंग ना हो। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की मैं बात नहीं करूंगी, वैसे भी अभी पाकिस्तान इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत ही वीक स्थिति में अभी के टाइम में है। और इंडिया को अगर दूसरी साइड पर देखें तो इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि इस टाइम पर बन चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है वो आने वाले टाइम में इंडिया के साथ अपने टर्म्स अच्छे करने चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि भाई हमारे लोगों की बेहतरी और इस खित्ते की बेहतरी किस चीज़ में है। मिल बैठकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपने सारे नेबर कंट्री के साथ बात करनी चाहिए। बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।